कॉन्ग्रेचुलेशन आयुष ऑन थैंक यू गेटिंग सर। ऑल इंडिया रैंक 143। थैंक यू सर। आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफली बताओ स्टूडेंट्स को। मेरा नाम आयुष कुमार है। मैं यूपीएससी 2025 में 143 रैंक आया है मुझे। ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। मेरा ऑप्शनल मैथ्स है। मैं आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा हूँ, जहाँ से सर भी पढ़े हैं। मैं 2021 बैच का एक स्टूडेंट हूँ। उसके बाद मैंने 2 साल लगभग सैमसंग रिसर्च में मैं काम किया था। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी। उस समय में मुझे ये डिसाइड करने थे कि कहाँ से कोर्स लेना है, क्या ऑप्शनल लेना है, ये सब। उस समय मैं आपसे इंट्रोड्यूस हुआ था। शुभांकर सर थे, 2021 हाँ। बैच के ही थे। तो उनका जब रिजल्ट आया था तो 2022 में रिजल्ट आया था, सितंबर के राइट। आसपास रिजल्ट आया था। तो उसी समय में मैं ये खोज रहा था कि से मुझे कुछ करना है, यूपीएससी की तरफ जाना है। तो इस समय में आपसे इंट्रोडक्शन हुआ था। और मेरा मैथ्स ऑप्शनल था। देन मुझे 2024 में 228 नंबर आए थे। और उसके बाद उसमें मुझे कुछ चैलेंजेस थे। उसके बाद मैं उसको पर काम करके आपके नोट्स के थ्रू, आपके थोड़े से वीडियोज के थ्रू, आपके यूट्यूब पर जो लेक्चर्स हैं उसके थ्रू मुझे 272 नंबर आया है लास्ट राइट। 2025 के अटेम्प्ट में। ठीक है आयुष, जैसे मैथ्स एज ए ऑप्शनल आपका रहा, तो क्या कंसिडरेशंस थे आपके टू सेलेक्ट मैथ एज एन ऑप्शनल? सर, मैं जब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तो मैं सोच रहा था सोशियोलॉजी लेने का, क्योंकि ठीक मैं है। एक दो कोर्स कॉलेज के टाइम में सोशियोलॉजी में किया था। इलेक्टिव्स में। इलेक्टिव्स में हाँ रहते हाँ। हैं, तो उसमें मैं किया था कोर्स सोशियो इंट्रो टू सोशियो का एक कोर्स था। तो मैं सोच रहा था कि वो मैं लूंगा, लेकिन उसके बाद मैं दोस्तों से बात करना शुरू किया। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर मेरा पूरा कंट्रोल रहता है। उसमें एग्जामिनर का जीरो डिस्क्रिप्शन होता है। हाँ। आप जितना लिख करके आते हैं, अगर आप 200 नंबर का सॉल्व करके आए हैं, उसके बाद आपका जो स्केलिंग फैक्टर है उस हिसाब से आपको नंबर आते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 200 नंबर का सॉल्व करके अच्छे से आए हैं, सही सॉल्व करके आए हैं और आपको उस हिसाब से नंबर नहीं आ रहा है। अगर 240 का सॉल्व करके आए तो उस हिसाब से नंबर नहीं आ रहा है। जबकि सोशियो या कोई भी अगर ह्यूमैनिटीज का हम अगर लेते हैं ऑप्शन, तो उसमें मेरे पास ये डिस्कशन नहीं रहता है। वो एग्जामिनर के पास रहता है कि उसको मेरा आंसर कैसा लग रहा है। तो ये जो 0 और 1 का खेल रहता है, तो ये मेरा वन ऑफ द मेन फैक्टर था। सेकंड फैक्टर था कि बहुत सारे कोर्सेज, एक दो कोर्स तो मैं जब आईआईटी में पढ़ रहा था उस समय मैं कर लिया था। जैसे ओडी था तो ओडी मैं वहां पर पढ़ लिया था। जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का पार्ट था वो तो मेरे कोर्स का ही पार्ट था। सिमिलरली लीनियर अलजेब्रा के कुछ पार्ट्स थे, वो सब मैं किया था उस समय में। तो ये भी एक फैक्टर था कि मैं फैमिलियर था कि मुझे करना क्या है। प्लस जब आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहते हैं तो ये मैथ्स ग्रास्प करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। उसके अलावा एक और फैक्टर था कि अगर आप जीएस को पढ़ पढ़ करके अगर बोर हो जा रहे हैं तो यू हैव समथिंग जहाँ पर आप बैठ करके जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आपकी नींद गायब हो जाती है। सर, जीएस पढ़ने में बहुत नींद आता है अगर आप उसको रिवाइज कर रहे हैं खास करके, लेकिन मैथ्स के रिवीजन में ऐसा नहीं रहता है। इवन आफ्टर आप उसको फिफ्थ टाइम रिवाइज कर रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो नींद गायब हो जाती है, क्योंकि हर एक बार आप नए अप्रोच से सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर आपको याद भी है तो उस अप्रोच को कहीं पर ऑप्टिमाइज हम कर सकते हैं, तो वो हमारा कोशिश रहता है। तो ये सब 4-5 फैक्टर था जिस कारण से मैं मैथ्स लिया था। ठीक है। मतलब वही, अगर अपन मैथमेटिकल टर्म्स में सोचें तो मैथ्स में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, जी सर। बाकी सब में कंडीशनल है वो। कंडीशनल है वो। ठीक है। तो अच्छा, हाँ, जैसे अब इलेक्टिव्स की बात करें तो जैसे हमारे टाइम पे वहाँ पे एक पीडी का भी इलेक्टिव होता था, मतलब अभी जी केजीपी में। जी जी। तो ठीक है। अच्छा, आपने जैसे मैथ्स एज एन ऑप्शन ले लिया, जैसे कुछ स्टूडेंट ले भी लेते हैं तो वो बोलते हैं कि थोड़ा जीएस और मैथ्स बैलेंस का उनको एक बिगर टास्क लगता है। तो अगर आप इस पे बता पाओ कि भाई वेरियस फेजेस ऑफ प्रिपरेशन, लाइक कि बिफोर प्रीलिम्स, बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, और वे बिफोर प्रीलिम्स, तो वो फेजेस में आपने मैथ्स किस टाइप से जीएस के साथ बैलेंस की, या कोई टाइम था क्या जब सिर्फ मैथ्स ही किया या जब जीएस ही किया, तो किस टाइप से आपकी अप्रोच रही? सर, अगर बिफोर प्रीलिम्स का मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें आपके दो चीज मोस्टली कंप्लीट हो जाने चाहिए मैथ्स से रिलेटेड। आपकी अगर फाउंडेशन कहीं से लिए हुए हैं तो फाउंडेशन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो आप पीवाईक्यू है, हाँ। पीवाईक्यू से एकदम पूरा फैमिलियर आपका हो जाना चाहिए कि अच्छा क्वेश्चंस इस सेक्शन से आ रहे हैं। बाकी जब अगर हम प्रीलिम्स के टाइम में जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ मैथ्स में सबसे बड़ा चैलेंज होता है। सर, अगर मैं 3 महीना के लिए जो प्रीलिम्स अगर 3-4 महीना के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसमें अगर मैं मैथ्स को छोड़ दूं, कंप्लीटली अगर छोड़ दूं, तो भूलना शुरू कर देते हैं लोग। राइट। कुछ भी याद नहीं रहता उनको प्रीलिम्स के बाद। एकदम ऐसा लगता है कि जब अपने नोट्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो आप ही इसको पढ़े थे, ऐसा फीलिंग आना शुरू हो जाता है। वाज आई दैट स्मार्ट इनफ टू रीड ऑल दीज थिंग्स बिफोर प्रीलिम्स, और 4 महीने बाद हाँ। मैं भूल गया हूँ।
तो उसके लिए थोड़ा-सा ध्यान इस बात का र रखना होता है जिसमें आप फाउंडेशन कर रहे हैं और आप पीवाईक्यू कर रहे हैं, तो उसमें आपके शॉर्ट नोट्स हो जाने चाहिए। जिसमें आपके फॉर्मूला है, कुछ क्वेश्चन्स हैं, जिसके थ्रू जब आप प्रीलिम्स में बस डेली आप 10 से 11 घंटा अगर पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के टाइम में, तो आप आधा घंटा निकाल सकते हैं, जहाँ पर आप उस फॉर्मूला को रिवाइज़ करते रहें। आप एकदम कंप्लीटली नहीं भूले और फॉर्मूला को जब हम रिवाइज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें हमको ये भी थोड़ा-सा आइडिया रहता है कि अच्छा इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इसको डिराइव कहाँ से किया गया होगा। तो ये सब जब दिमाग में रहता है मैथ्स का, तो आफ्टर प्रीलिम्स ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आफ्टर प्रीलिम्स का अगर मैं बात करूँ तो जैसे शुरू के 15 दिन तो रिजल्ट नहीं रहते हैं। उसके हाँ, बाद 15-20 दिन बाद आपके प्रीलिम्स के रिजल्ट आ रहे हैं। तो उस 15-20 दिन में मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा मैथ्स को अगर हम कवर कर लें, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। क्योंकि मैथ्स का जो सिलेबस है वो थोड़ा-सा लेंदी रहता है। जब लेंदी रहता है तो आपको जीएस को बैलेंस करना विथ मैथ्स, तो वो थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो जाते हैं वहाँ पर। यहाँ पर हमको थोड़ा-सा सैक्रिफाइस करंट अफेयर में करना पड़ता है। तो करंट अफेयर में अगर कोई समझ ले जीएस के किसी उसमें क्या करना होता है एक्चुअली, तो मैथ्स पर वो थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करके, बहुत लोग से मैं मिला हूँ जो क्या करते हैं कि वो 15 दिन का जो गैप रहता है उसमें जीएस का रिवाइज़ करते हैं और जो करंट अफेयर कुछ रह गए हैं उसको करते हैं। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर रहा था, मैं पूरा का पूरा उस समय मैथ्स का कर रहा था। मैथ्स में 2 चीज़, एक जो कि मेरे शॉर्ट्स नोट्स हैं वो, और उस समय में ही आपका क्रैश कोर्स के भी स्टार्ट हो गए थे, कोर्सेज़ शुरू हो गए थे, तो उसके जो नोट्स मुझे मिलना शुरू हो गए थे, उसके जो आपके आंसर क्वेश्चन पेपर्स थे, हाँ, और जो क्वेश्चन शीट है वन ऑफ द बेस्ट शीट इन द मार्केट। और वो इस तरीके का है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए ड्यूरिंग दैट फेज। 3 महीना का 80-85 दिन का टाइम रहता है, राइट, और उसमें एकदम फोकस्ड स्टडी होनी चाहिए। अगर कुछ आपका छूट गया है, जैसे हम अगर फ्लूइड डायनेमिक्स में जाते हैं, तो फ्लूइड डायनेमिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स डिफिकल्ट होते हैं, नेवियर स्टोक्स से क्वेश्चन जल्दी नहीं बनते हैं। जब नहीं बनते हैं तो उस पर ज्यादा हमको फोकस भी नहीं करना है। आपको 250 नंबर ज्यादा नहीं सॉल्व करके आने, हो गया 220 भी सॉल्व करके आएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये आपके जो क्रैश कोर्स में सीट्स में इस तरीके से जो आप बता रहे थे कि आपको ये क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है, तो ये एक हेल्प कर देता है कि आपको टारगेटेड स्टडी कहीं से मिल जा रहा है। उस समय में फिर से फाउंडेशन नोट्स पर जाना, ये मुझे लगता है कि थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो जाएगा, और मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं विथ जीएस। आप जीएस में भी थोड़ा-सा लंबा हो जाता है। तो ये हो गया। अगर आप आफ्टर एग्ज़ाम का बात कर रहे हैं कि हम एक बार प्रीलिम्स दे दिए, तो भी मेरे पास टाइम रहता है फॉर द इंटरव्यू अबाउट 2 3 मंथ्स के आसपास में हाँ, रहते हैं ये। तो उस समय में आप फिर से जहाँ पर आपका वीक लग रहा है, जो पोर्शन जहाँ पर से 1-2 बार ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नेवियर स्टोक्स का एक भी क्वेश्चन से रिपीट नहीं होता है। उसके जो टॉपिक्स भी रहते हैं वो भी रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन बाकी के रिपीट होते रहते हैं। बाकी के अगर कॉम्प्लेक्स का कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कॉम्प्लेक्स में सेम टॉपिक पर डिफरेंट वैल्यूज पर क्वेश्चन वो पूछ देते हैं। राइट, तो उस समय में जो यूनिक टॉपिक्स रहते हैं उसको हम कर सकते हैं। बाकी आप इस तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है। बेसिकली जो पीवाईक्यू थीम्स हमें समझ में आती है, जी। उस पे हम ये जो प्रीलिम्स और मेंस वाला टाइम है उस पे जी। मेजर फोकस हमारा रहना अच्छा जी। चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैथ्स में ये आपका ये कैसा एक्सपीरियंस रहा, जैसे कि आपने एक अटेम्प्ट पहले दिया और ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था, जी। तो जो स्टेप मार्किंग है वो आपके हिसाब से क्या स्टेप मार्किंग होती है एग्जाम में, या फिर स्टेप मार्किंग नहीं होती है, उसमें 0 स्टेप मार्किंग है। आप पूरा सही कर दिए हैं और अंतिम में आपके आंसर्स अगर नहीं है सही, तो 2024 में मैं जब दिया था तो उसमें 1-2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो ऊपर तक मेरा सही था और नीचे 1-2 स्टेप में कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गया था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सही से मालूम भी नहीं चलता है कि जो मैं करके आया हूँ वो सही है या नहीं है। लेकिन ऊपर में जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स से कोई क्वेश्चन है और उसमें कहीं पर आई मिस हो रहा है और उस हाँ, रीज़न से मालूम चल रहा है कि जो आंसर आपके वो कंप्लीटली डिफरेंट आ गए हैं। तो स्टेप मार्किंग तो उसमें 0 होती है, एकदम मिलता ही नहीं है। कहीं पर अगर हाफ मार्क्स वो दे दिया, अगर 15-20 नंबर का अगर क्वेश्चन है उसमें हाफ मार्क्स दे दिए तो वो और होता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं, स्टेप मार्किंग नहीं तो होती। इसमें जैसे आपकी क्या अप्रोच थी एरर रेक्टिफिकेशन में, व्हाट वर योर मेथड्स, अगर कुछ आपने कुछ नया भी डिवाइस किया हो या रेगुलर रूटीन जो भी आपके मेथड्स थे? सर, एरर करेक्शन में और एरर इम्प्रूवमेंट में ऐसा रहता है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि हो क्यों रहा है वो एरर। राइट, वही मान मेकिंग हम कैलकुलेटर में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, या ऐसा हो रहा है कि हम ऊपर से नीचे के स्टेप में आने में मेरा कुछ इशू हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि इस पेज से नेक्स्ट पेज के जाने में हमको कुछ लिखना था और उसमें मैं सही से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, हाँ, नेक्स्ट पेज के शिफ्ट होने में। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम लोग स्टेप जंप करते हैं, जैसे बीच में एक स्टेप लिखना था और उस स्टेप को न लिखने के कारण जब मैं जंप किया उस स्टेप को तो वहां पर एरर आना शुरू हो जाता है। तो ये सब आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप उसके बाद जहाँ पर भी जो भी आपके कहीं पर गलती हो रहा है, समेशन में एरर है, मल्टीप्लिकेशन में एरर है, कहीं पर कुछ भी एरर आ रहा है, तो उसका मैं एक लिस्ट बनाए हुए रहता था और मैं ये देखते रहता था कि भाई मैं सेम मिस्टेक दोबारा नहीं कर रहा हूँ ना।
अगर मैं वो दोबारा मिस्टेक कर रहा हूँ तो अगला का बार जो भी कैलकुलेशन में मेरे इश्यूज आ रहे हैं, तो अगर वो कैलकुलेशन मुझे मिला वहां पर, आई वुड बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट कैलकुलेशन, कि मुझे करने कैसे हैं, और उससे मेरे एरर रिडक्शन बहुत ज्यादा हो गया था। हाँ, मतलब ये जनरली देखा है कि ये जो 250 से फिर ये 270 वाले रेंज है ना, इसमें जी। इवन इफ योर कंटेंट इज गुड, अगर हम एरर कर रहे हैं तो जनरली वो हाँ, इश्यू रहता वो है कि इशू। मार्क्स जनरली हमारे जी। नहीं आते। ठीक है। अच्छा। अच्छा, ये जो पीवाईक्यूज है, आपने किस ईयर तक के किए, और आपका क्या सजेशन रहेगा जो भी मैथ्स एस्पिरेंट्स है कि भाई पीवाईक्यू किस ईयर तक के कर लेने चाहिए और किस टाइप से अप्रोच होनी चाहिए हमारी उसको कंप्लीट करने की? सर पीवाईक्यू 2010 के बाद सिलेबस चेंज हुआ था, तो उस समय से जनरली लोग करते हैं, लेकिन 2013 के बाद पैटर्न चेंज हो गया एग्जाम का, कि हाँ। तो मैं जनरली 2013 के बाद का जितना भी पीवाईक्यू है वो कर रहा था। मेन फोकस मेरा रहता था पीवाईक्यू करने का कि बहुत सारे क्वेश्चन जो पैटर्न पर रिपीट हो रहे हैं, बहुत सारे यूनिक क्वेश्चन रहते थे। जैसे लास्ट 24 में नेवियर स्टोक्स का एक क्वेश्चन था, और उसका वो पूरा का पूरा डेरिवेशन पूछ रहा था। तो जो डेरिवेशन पूछ रहा है, तो वो क्वेश्चन फिर से रिपीट नहीं होंगे। लेकिन सर उसमें अगर हम लीनियर अलजेब्रा में जा रहे हैं, जहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है कहीं पर, तो क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगर चेंज ऑफ बेसिस का बात हो रहा है कहीं पर, तो क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो मेरा शुरू में तो मुझे नहीं ये समझ में आ रहा था कि इसे कौन से क्वेश्चन पर जाना है और किस पर नहीं जाना है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, यही कि अच्छा कुछ पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो ये थीम पर मुझे ज्यादा क्वेश्चन करना चाहिए। और वो मुझे जब मैं क्रैश कोर्स कर रहा था आपका, तब मुझे वो रियलाइज हुआ कि ये सर आप जो बता रहे हैं, आप जो सीट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं और जहाँ पर आप फोकस कर रहे हैं, तो ये थीम्स है पीवाईक्यू के जो करने चाहिए। तो रिगार्डिंग पीवाईक्यू जो यूनिक क्वेश्चन जहां भी नजर आ रहे हैं उसको करना चाहिए, देख लेना चाहिए कि से हाँ उसको कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसके रिपीट होने के या उस पैटर्न पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं, और ऐसा ऐसा होता है कि आपके एक ही क्वेश्चन पूरा पेपर में रहेगा जो रिपीट नहीं होगा अगले बार, यूनिक क्वेश्चन एक ही रहता है। तो हाँ। ठीक है ना, अगर 20 नंबर का भी वो क्वेश्चन है, अगर मैं 20 नंबर छोड़ करके भी आता हूँ, स्टिल आई एम इन अ वेरी गुड पोजीशन टू गेट 150 के आसपास में इन एनी पेपर। लेकिन अगर मैं उस क्वेश्चन के कारण बहुत सारे यूनिक क्वेश्चन को करना शुरू करता हूँ, और जो रिपीट वाले पैटर्न्स है उसको मैं अगर नहीं सॉल्व कर पा हाँ। रहा हूँ, तो मुझे 150 ही नहीं आ पाएगा। तो राइट। ये अप्रोच होना चाहिए पीवाईक्यू को सॉल्व करने का। हाँ, मतलब आपका फोकस पीवाई की थीम्स होना चाहिए। राइट। एंड अगर आपको टाइम है और आपने मान लो कोई यूनिक टाइप के क्वेश्चन है वो किए हैं, तो वो आपकी फिर सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। राइट जी। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और ये जो अपने पास जैसे फॉरेस्ट एग्जाम है उसकी भी मैथ का जी सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है, सो क्या आपने फॉरेस्ट के भी पीवाईक्यूज किए थे? अगर यस तो कितने साल के और करने चाहिए या नहीं? सर, मैं लास्ट ईयर फॉरेस्ट का भी एग्जाम दिया था। अच्छा। तो जब मैं सीएससी के लिए कर रहा था, तो उसमें तो मैं नहीं किया था उसमें। लेकिन जब मैं फॉरेस्ट के लिए कर रहा था, देन आई रियलाइज समथिंग, कि फॉरेस्ट के जो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो 2-3 साल पहले पूछे हैं, सेम क्वेश्चन उसको सीएससी में 2 साल बाद हाँ। पूछा जाता है। तो ये सर मुझे पहले नहीं था रियलाइज, टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं था पता। लेकिन जब मैं फॉरेस्ट का कर रहा था, तो मैं देखा क्वेश्चन किसे क्या क्या फॉरेस्ट में पूछे जा रहे हैं, देन आई आई रियलाइज ये पूछे जा रहे हैं। तो जो भी आपके ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं, और जो 10 नंबर में जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉरेस्ट में, 12 नंबर में जो 8 नंबर में जो पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन मुझे लगता है कि लोगों को कर लेना चाहिए, जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो 2-3 साल पहले ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है सीएससी में। तो उस समय मैं नहीं किया था, लेकिन मैं अब सजेस्ट लोगों को करता हूँ कि जो भी 8 नंबर के आपके क्वेश्चन थे, 12 नंबर के इस वाले जो क्वेश्चन थे, उसको एक बार कर लो। जो सिलेबस के पार्ट में है, जो फॉरेस्ट का अलग जो डिस्टिंक्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसका वो क्वेश्चन नहीं है, सीएससी से जो मैच कर रहा है उसको कर लेना चाहिए, सो दैट अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वहां पर, तो यू आर इन द एडवांटेज, आपको आता है हाँ। वो क्वेश्चन और कोई दिमाग नहीं लगाना है और सॉल्व हो जाएगा वो। जैसे ये सेरेट फ्रेंडेड फॉर्मूलेज हैं, तो उसमें जनरली जो क्वेश्चन थोड़े अच्छे बन जाते हैं ना, वो फॉरेस्ट में रहते फॉरेस्ट के हैं जी। पीवाईक्यूज हैं। वो जैसे वो अपने मतलब मैंने भी वो कुछ कुछ डिस्कस कराए थे, तो जी कुछ साल बाद फिर वो इधर आ गए। आ जाते अब हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर की टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन स्पेस का एक क्वेश्चन दिया था मैंने, जी वो फॉरेस्ट के पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड था, और इस बार वो इस इसमें बार आ गया। तो जी वहाँ कुछ कुछ जगह ऐसा रिपीटेशन देखा गया। रहता है, फॉरेस्ट का 2-3 साल बाद, 1-2 साल बाद वो पूछ देता है इधर से। हाँ। अच्छा। और अच्छा, आप ये जैसे आप प्रीवियस अटेम्प्ट और इस अटेम्प्ट में आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें थी जिस पे आपने वर्क किया कि ये जो 40-50 मार्क्स का इंक्रीमेंट है वो जी हुआ? सर, लास्ट अटेम्प्ट और इस अटेम्प्ट में मेरे 44 मार्क्स इंक्रीज हुए हाँ। थे। तो एक तो जो लास्ट जब अटेम्प्ट मैं दे रहा था, तो मैं मैथ्स पूरा 4 महीना के लिए छोड़ दिया था।
तो जब 4 महीना मैं छोड़ दिया, उसके बाद जब मैं पढ़ना शुरू किया तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि नया है मेरे लिए सब चीज़, जो इस अटेम्प्ट में मैं नहीं किया था। थोड़ा बहुत आधा घंटा, 15-20 मिनट भी मुझे जो मिल रहा है, प्रीलिम्स के टाइम में मैं मैथ्स का जो फ़ॉर्मूला है कम से कम उसको मैं देख ले रहा हूँ। दूसरा का बात सर, मैं फर्स्ट जब कर रहा था, तो उसमें जो फाउंडेशन के नोट्स थे मैं उसी पर जा रहा था। तो उसके कारण क्या हो रहा था कि कुछ उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो पूछते हैं जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं ना करके जो यूनिक चीज़ है उसको मैं करना शुरू कर रहा था, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। जो क्वेश्चन 20 नंबर के क्वेश्चन एक बार पूछा है, अगली बार वो नहीं पूछ रहा है कभी भी। तो वो मैं ज़्यादा करना शुरू कर दिया था, तो इस कारण से मेरे जो रिपीटेड पैटर्न्स है, जो रिपीटेड क्वेश्चन्स है, वो मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे थे बाद में। तीसरा चीज़ मैं जो चेंज किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्रैश कोर्स नहीं लिया था आपका, जिस कारण से मुझे जो फोकस्ड स्टडी रहता है कि आपको यही क्वेश्चन करने हैं और इस क्वेश्चन के थ्रू यू कैन इजीली सॉल्व 220 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। और आपका जो स्केलिंग फैक्टर आता है, स्केलिंग फैक्टर के हिसाब से उसमें आपको 150 के आसपास में इजीली आ जाते हैं। तो ये 3 चेंजेस थे जिस कारण से मेरे मार्क्स इस बार इंक्रीज हुए। ठीक है। और आपकी ओवरऑल जर्नी में मैथोक्रेट का कोई कुछ कंट्रीब्यूशन या कुछ फीडबैक, पॉजिटिव नेगेटिव? मैथोक्रेट का कंट्रीब्यूशन है तो क्या ही बात करना है। मैं आपके नोट्स पर पूरा रिलाई किया था। इससे पहले भी मैं जो भी मार्केट में कुछ कोचिंग्स हैं, उनके पास मैं गया था। तो जब उनका मैं फीडबैक लेना शुरू किया तो मुझे मालूम चला कि उसी समय मैं यहाँ से शुभंकर सर का निकला था। तो शुभंकर सर कुछ कोचिंग के बारे में बता रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ और वो आपके पास क्यों आए और आपके पास आने के बाद क्यों हेल्प मिला था, क्या उनको हेल्प मिला। तो इस कारण से मुझे तो पहले से ही हो गया था कि मुझे अगर करने हैं, किसी के नोट्स पढ़ने हैं तो आपके पढ़ने हैं। दूसरा का बस सर, आप मेरे ही कॉलेज के हैं, तो एक वो भी बायसनेस थोड़ा-सा था कि आईआईटी खड़गपुर के में भी अच्छे होंगे। और उसके बाद भी पता चला कि से आप उस तरीके का जो भी कोर्स था टाइम पर आप कंप्लीट करवाएँ लगभग। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होते रहता है, सब में मैथ्स का सिलेबस भी इतना लार्ज है, प्लस दिल्ली का थोड़ा-सा वेदर का खराब हो जाता है सिचुएशन। तो ये सब लेकर के मैथोक्रेट के उसमें मुझे कोई भी फीडबैक नहीं देना है, मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता है कि इसे जो भी अभी तक आ रहा था आपको बहुत सारे फीडबैक मिले होंगे। मेरी तरफ से यही एक रहता है कि मैथ्स का सर इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि जेन्युइन फीडबैक ये हो जाता है कि मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, तो सबके लेवल थोड़े से यूपीएससी के लेवल से अप हो जाते हैं। तो ये स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं और 150-160 नंबर ही हो रहा है सॉल्व। सेम माइंडसेट के साथ अगर हम यूपीएससी में जा रहे हैं देने, जहाँ पर क्वेश्चन का लेवल उतना टफ नहीं है, तो वहां पर भी वो 160 नंबर का ही सॉल्व करके आ पाते हैं। तो आई थिंक मैथोक्रेट आप उस पर बहुत ज़्यादा काम किए, क्योंकि 2025 का मैं आपका देखा था और 2023 में जो आपके टेस्ट सीरीज थे, दोनों में थोड़ा-सा था ऐसा कि आप यूपीएससी के लेवल पर धीरे-धीरे जा रहे थे। और ये 1-2 कोचिंग, 3 कोचिंग होने के कारण ही सबसे बड़ा फैक्टर लोगों के पास बन जाता है। आप किसी ह्यूमैनिटीज़ का आप देख लीजिए, जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारे हैं जो टफ बना रहे हैं, बहुत सारे जो यूपीएससी के लेवल के बना रहे हैं, तो लोग वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं हो पाता है जनरली। 1-2 ही है और उन्हीं के पास जाना है। तो उसमें ये एक फीडबैक था और मुझे लगता है उस पर आपने काम बहुत ज़्यादा किया है इस बार, तो बस यही है और कुछ नहीं है सर आपके। ठीक है। और आपका इन जनरल जो एस्पिरेंट्स है इस बार भी जैसे एग्जाम दे रहे हैं या जो फ्यूचर में भी देंगे, उसके लिए उनको आपका सजेशन? जो इस बार दे रहे हैं तो उसमें जैसे आप लीनियर अलजेब्रा हो गया, ओडी हो गया, पीडी के कुछ क्वेश्चन हो गया, उसमें अगर हम वेव इक्वेशंस और ये सब हीट इक्वेशन इसमें जाते हैं तो रियलाइज होता है कि वो सब बहुत ही पैटर्न बेस्ड है। आप उसको अगर अच्छे से कर लिए हैं, 3-4 बार कर चुके हैं, तो इट बिकम्स वेरी ईजी। लेकिन इसी में जो कुछ फिजिक्स के टॉपिक्स बन जाते हैं, तो फिजिक्स के टॉपिक्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो उसको हम किसी तरीके से अगर मैनेज कर रहे हैं कि 50% या 60% ही हम कर पा रहे हैं, पूरा हम नहीं कंप्लीट किए हैं उस सिलेबस को, देन इट इज वेल एंड फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर इधर देखते हैं वेक्टर्स हो गए, आपके कॉम्प्लेक्स हो गए, रियल एनालिसिस हो गए, तो ये सब में अच्छे से होने चाहिए। इसमें 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे पूछे जाते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस रहता है। आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ भी नहीं रहता है, जो पैटर्न बेस्ड नहीं रहता है, जो पीवाईक्यू में नहीं रहते हैं। नहीं तो अधिकतर चीज पीवाईक्यू में जो ऑलरेडी पूछ चुका है उसी पर आता है। तो अगर कोई फोकस इस चीज पर कर रहा है कि जो भी अभी तक पूछे गए हैं उस बेसिस पर ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, टारगेटेड स्टडी कर रहे हैं, हम यूनिक क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ड्यूरिंग, स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम, जहाँ पर आपका लगभग अभी 35 दिन के आसपास में बचे हुए हैं मेंस के। तो ये सब करने के बाद मुझे लगता है कि मेंस में मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा नंबर स्कोर किए जा सकते हैं, इजीली 280 टू 290, जो कि ह्यूमैनिटीज के जो ऑप्शनल है उसके वन ऑफ द हाईएस्ट होते हैं। इसमें मालूम चलता है कि से दैट बिकम्स एवरेज, हाँ। 180 नंबर एवरेज हो जाता है इसका। तो यही मेरा सजेशन रहेगा जो इस बार दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू आयुष।
थैंक यू इट सर। वाज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू अच्छा सर। लगा आपसे बात। थैंक यू सर।